नमस्कार। डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है, समष्टि आर्थिक सिद्धांत, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इसका जो तृतीय अध्याय है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चयों का अध्ययन कर रहे थे। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चयों में घरेलू समुच्चयों का हमने अध्ययन किया पिछली स्लाइड्स में। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय संबंधित समुच्चय, और वो चार हैं। जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर, शुद्ध राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर, सकल राष्ट्रीय आय साधन लागत पर, और शुद्ध राष्ट्रीय आय साधन लागत पर। तो सबसे पहले देखते हैं सकल राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के कुल योग से है। तो घरेलू सीमा में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं, इसमें जीडीपी, इसमें अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो डोमेस्टिक से नेशनल में परिवर्तन हो जाता है। यही फ़र्क है डोमेस्टिक से नेशनल में आने का, जो हमने फर्स्ट राष्ट्रीय आय के फर्स्ट स्लाइड्स में बताया था कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब जो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ है, उससे शुद्ध राष्ट्रीय आय किस तरह से प्राप्त होगी बाजार मूल्य पर? तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास की राशि को अगर घटा दें तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। यानी कि जीएनपी जो हमने प्राप्त किया उसमें मूल्य ह्रास की राशि को घटा दिया जाए, या फिर जो हमने एनडीपी था हमारे पास पिछली स्लाइड्स में, उसमें यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दें तो एनएनपी प्राप्त हो जाता है। एक ही बात है। फिर वो तीसरी चीज़ आती है जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी के लिए साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो अपने साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद था, जिसमें कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ, ये सब चीज़ें शामिल थी, मूल्य ह्रास भी था, उसमें यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि मूल्य ह्रास की राशि को घटा दें तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो कि बाजार साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। इसी को प्राप्त करने के लिए ऊपर से जो चक्र चल रहा है ये राष्ट्रीय आय के लिए ही चल रहा है। राष्ट्रीय आय का मतलब है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दें। यदि इसको परिभाषा के रूप में कहूँ तो इसकी परिभाषा बनती है कि किसी देश में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल योग, साधन आय का कुल योग जिसमें देश की सीमा में उत्पादित साधन आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इन दोनों का जो योग होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के अंतर्गत साधनों से प्राप्त कुल आय को ही शामिल किया जाता है। अब इसके अंतर्गत हम देखें राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी कि राष्ट्र की वह आय जो राष्ट्रीय आय हुई उसमें हमें राष्ट्र की खर्च करने लायक आय कौन सी होती है। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय से है जो उस देश में खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। और देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में राष्ट्रीय जो आय है उसमें से यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का कुल योग होती है। यानी कि राष्ट्रीय आय में अगर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दें और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय को भी जोड़ दें तो हमें राष्ट्रीय प्रयोज्य आय प्राप्त हो जाती है, जो देश की खर्च करने लायक आय होती है। यानी कि साधनों से प्राप्त कुल आय, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जा रहा है और सब्सिडी की राशि को घटाया जा रहा है।
और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आयों को जोड़ा जा रहा है, तो इससे जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहते हैं, जिसको कि सरकार के द्वारा खर्च करने लायक आय समझा जाता है, जो कि खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। इसके बाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।